वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का स्वागत है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल पे बेटा। तो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है वन शॉट का, उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, जहां तक करा था बेटा एक बार उसको रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा। बेटा जी, ये बीकॉम सेमेस्टर 1 की अगर हम बात करें, ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिजनेस लॉ की, जो बीबीए का कर रहे हैं और जो सीए फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं। उन सभी बच्चे के लिए फायदेमंद रहेगा ये लेक्चर। तो प्लीज इस लेक्चर को कंटिन्यू तरीके से आप देखें और पूरे बिजनेस लॉ हम कंप्लीट कराने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा बिजनेस लॉ का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जहां पर ये पार्ट आपका 2 रहेगा, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है बच्चा। जिन बच्चों ने नहीं देखा आप चैनल पर हमारे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। ओवरव्यू की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो क्या हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम बेटा बात करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल क्या होता है, काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होता है, और उसके बाद इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था, उसको एक बार बढ़ाते हुए रिकैप करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने समझा था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर मैंने बताया था इन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम उसको क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एन एग्रीमेंट विच इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। फिर हमने समझा था एग्रीमेंट क्या होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने कहा था कि एग्रीमेंट वाइडर टर्म होता है, बड़ा टर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म छोटा होता है, नैरो होता है बेटा। यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करा था मैंने। फिर मैंने बताया था कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हमने बताया था कि सेक्शन 10 के अंदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गिवन है, जहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना चाहिए। यहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है। उसके बाद कंसिडरेशन होना चाहिए बेटा। उसके बाद क्या होना चाहिए, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इस तरह से हमने बताया था। उसके बाद हमने बताया था सर्टेनिटी का होना जरूरी है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं सारे के सारे टर्म्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा। यहां पर कुछ लीगल कंप्लाइंसेस विद द लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में हमने बात करा था। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, इन सभी चीजों को हमने डिस्कस करा था बेटा लास्ट लेक्चर में। और उसके बाद हमने बात करा वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा। उसके बाद हमने बात करा वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। उसके बाद हमने बात करा ऑफर क्या होता है, ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। ऑफर का मतलब होता है जब ऑफर देते हो तो सामने वाले एक्सेप्टेंस देते हैं। ऑफर देने वाला व्यक्ति को ऑफरर कहते हैं, और ऑफर को एक्सेप्टेंस देने वाले जो व्यक्ति होते हैं ऑफरी कहलाते हैं बेटा। जब कंसिडरेशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे बेटा कि कंसिडरेशन जो देते हैं बेटा उसको प्रोमिसर कहते हैं, और जो उसको फुलफिल करते हैं उसको हम प्रोमिसी कहते हैं बेटा। सब कुछ को मैं कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यहां पर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड प्रपोजल के लिए क्या क्या चाहिए, जहां पर मैंने बताया था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, डिफिनिटनेस जहां पर क्लैरिटी होना चाहिए, कैपेसिटी की बात करते हैं, लीगल पर्पज की बात करते थे। ये सभी चीज को हमने डिस्कस करा हुआ था बेटा। चलिए आज अगर हम बात करें यहाँ पर, इससे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज की क्लास के अंदर ऑफर का मतलब क्या होता है, जहां पर मैंने बताया था कि एक व्यक्ति जो होता है जो ऑफर देता है, और एक व्यक्ति जो होता है एक्सेप्टेंस देता है। तो यहाँ पर बात को समझिए। डेफिनेशन की बात करें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। बेटा जी, एक पर्सन दूसरे पर्सन को यहाँ पर सिग्निफाइज करता है, यहाँ पर अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने की, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग की बेटा बात हम करते हैं। विलिंगनेस टू सम विलिंगनेस सम टू डू समथिंग की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर जैसे ए ने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, या ए ने कहा बी को कि मैं सेल करना चाहता हूं अपना बाइक तुम्हें, यानी बी को, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ऑफर। यहां पर विलिंगनेस टू डू यानी कुछ करने की जाहिर किया जा रहा है बेटा। और यहां पर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने कहा कि किसी फ्रेंड ने आपका पैसा लोन लिया हुआ, तो आपने कहा कि अगर एक काम कर, विद इन 1 वीक के अंदर तुमने अगर मुझे पेमेंट कर दिया तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करूंगा, यानी तुम्हारे खिलाफ मैं केस फाइल नहीं करूंगा। यानी आप यहां पर अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग की बात कर रहे हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड ऑफर। हम इसको क्या बोलते हैं, तो ऑफर में दो चीज होता है बेटा, पॉजिटिव एक्ट भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव का मतलब सामने वाले के लिए कुछ विलिंगनेस जाहिर करते हैं आप करने के लिए, विलिंगनेस टू डू समथिंग, और यहाँ अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट इज कॉल्ड ऑफर। क्लियर है बेटा। तो यहां पर आपने कहा कि मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूं बी को, ए ने कहा बी को कि मैं बाइक बेचना चाहता हूं, ये विलिंगनेस टू डू है। और यहां पर उसने कहा कि अगर तुम हमें वो लोन वाला पेमेंट अगर अमाउंट अगर विद इन 1 वीक के अंदर पेमेंट कर देते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस फाइल नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट्स।
चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ ऑफर की बात करें बेटा, यहाँ ऑफर के कितने प्रकार होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, उसके बाद स्पेसिफिक ऑफर किसे बोलते हैं बेटा, उसके बाद जनरल ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है। इन सभी ऑफर के प्रकार के बारे में पूछा जाता है बेटा, एग्जामिनेशन में आपके अंदर आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और यहाँ पर व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफर क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्या होता है। और उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर के कितने प्रकार होते हैं बेटा, एक्सप्रेस होता है, इंप्लाइड होता है, स्पेसिफिक होता है, जनरल होता है, क्रॉस होता है, काउंटर होता है, स्टैंडिंग होती है बेटा। चलिए आगे बात करेंगे। आइए सबसे पहले एक्सप्रेस ऑफर की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर आप बोल करके करते हो, सामने वाले को बोल करके ओरली बोलते हो या रिटर्न में लिख करके करते हो बेटा, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। यहां पर अपनी विलिंगनेस को, एंड ऑफर मेड थ्रू क्लियर वर्ड, आप अपने वर्ड के थ्रू बताते हो, आइदर स्पोकन भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड बेटा एक्सप्रेस ऑफर। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, ए सेंड्स अ लेटर टू बी ऑफरिंग टू सेल हिज कार ₹5 लाख। ए ने एक लेटर में लिख करके कहा बी को कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 5 लाख रुपए में, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। बेटा जी एक्सप्रेस ऑफर आप बोल करके भी करते हो और लिख करके भी करते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। आइए बेटा, इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या होता है, मैंने बेटा आपको बताया था कि अदर देन वर्ड स्पोकन और रिटन, ना तो यहां पर बोला जाता है, ना तो यहां पर क्या कहता है लिखा जाता है, और इसके बाद भी इशारों में कॉन्ट्रैक्ट होती है बेटा। जैसे कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े थे और एक कुल्ली आया और उसने आपका लगेज लिया और लेकर के प्लेटफॉर्म तक लेकर के गया, छोड़ दिया, और जब आपसे वो पैसा मांगा तो आपने दिया नहीं या मना कर दिया। आप मना नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसने इंप्लाइड ऑफर दिया था और आपने उसकी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया। जब एक ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो आप मना नहीं कर सकते। आप बस स्टैंड पे खड़े थे, बस आया, रुका और आप चढ़ गए, और आप उससे जब किराया मांगा गया तो आपने कहा कि मैं नहीं दूंगा, कि मैंने कहा था मुझे ले जाने के लिए। ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर के साथ आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी बेटा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये बिहेवियर के थ्रू, ये कंडक्ट के थ्रू बनती है बेटा, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। बोर्डिंग अ बॉस इंप्लाइज एन ऑफर टू पे फेयर, बेटा जी दिस इज एन इम्प्लाइड ऑफर। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यहां पर डायरेक्ट वर्ड के थ्रू नहीं होता है बेटा, क्लियर है पॉइंट्स? आइए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर क्या होता है, एन ऑफर मेड टू, एन ऑफर मेड टू, यानी स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है कि मैंने एक ऑफर लिख करके अगर आपको दिया हूं, मैंने कोई ऑफर दिया मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है बेटा। हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स, हम उसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर को वही स्वीकार करता है जिसके लिए बनाया गया होता है, दूसरा व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है बेटा, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। एन ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, बेटा वो ओनली कैन एक्सेप्टेड बाय देम। भैया आपके लिए अगर मैंने ऑफर बनाया तो आप ही एक्सेप्टेंस देंगे, कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेप्टेंस नहीं देगा, यहां पर स्पेशल ऑफर कहलाता है। ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी ओनली, बेटा दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे। जनरल ऑफर, बेटा जब न्यूज़पेपर में कोई आप ऑफर देते हैं ना, तो पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, सभी समाज में हर व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है जब उसकी वो ऑफर उसके नॉलेज में होना चाहिए बेटा, समझ गए बात में? जैसे मान लीजिए आपका डॉग खो जाता है, तो आप न्यूज़पेपर में ऐड दिलवाते हैं कि अगर जो भी इसको खोज करके लाएगा उसको हम 50,000 का इनाम देंगे, दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। आई बात समझ में? इसको हर व्यक्ति एक्सेप्टेंस कर सकता है जिसको उसकी नॉलेज हो। एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज विच कैन बी एक्सेप्टेड बाई ओनली फुलफिलिंग द कंडीशंस। बेटा जी अगर आप कंडीशंस को फुलफिल करते हैं और इस कैटेगरीज में आते हैं तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ए अनाउंसिस अ रिवॉर्ड फॉर रिटर्निंग हिज लॉस्ट डॉग, दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर ऑफर ही ऑफर होता है। जैसे मैंने सामने से कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूं, और आपने सामने से क्या कहा कि मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं। बेटा जहां पर ऑफर ही ऑफर होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। बेटा यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप मेरे को कहने वाले हो कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आपका कार परचेज करना चाहता हूं, और आपने कहा सर मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं,
तो मैंने आपको ऑफर दिया और आप भी सामने से मुझे ऑफर दे रहे हो, तो ऑफर के साथ ऑफर ही आ रहा है बेटा, यहाँ पर देर इज नो एक्सेप्टेंस। तो बेटा जब ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर, देर इज नो एक्सेप्टेंस। आई बात समझ में? व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर विदाउट नोइंग द अदर पार्टीज। बेटा जी मुझे नहीं पता था कि आप ऑफर देने वाले हैं कि आप अपना कार बेचना चाहते हो, इससे पहले कि मैंने कह दिया कि आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। आ गया समझ में? ए ऑफर टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 50,000 एंड द सेम टाइम बी ऑफर टू बाई अ बाइक फॉर ₹50,000, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। आइए बेटा काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा, हम इसको समझते हैं। आइए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेटा मैं अपना कार बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, मैंने कहा अपनी कार अपना बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, और आपने कहा कि सर एक काम करो 80,000 में दोगे। जैसे ही मैंने बेटा कहा कि 1 लाख में मैं अपना कार बेचना चाहता हूं, मैंने एक ऑफर दिया और आपने उसको नेगोशिएट कर दिया, आपने कहा 80,000 में दोगे। जैसे ही आपने बेटा ये क्रॉस क्वेश्चन कर दिया ना, मेरा ऑफर खत्म हो चुका है। बाद में आपने कहा कि एक काम करो सर, आप तो नाराज हो गए, चलो 1 लाख ही मैं देता हूं, आप अपना कार दे दो। मैंने कहा नहीं। जैसे ही बेटा मैंने 1 लाख रुपया कहा, मेरा ये ऑफर था और आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, सामने से एक ऑफर दे दिया कि 80,000 में दोगे क्या। तो यहां पर बेटा ऑफर के साथ आपने क्या करा, एक कंडीशन लगा दिया, और जैसे ही कंडीशन लगाया बेटा, जो ओरिजिनल ऑफर मेरा 1 लाख वाला था वो खत्म हो चुका है। और बेटा जब ऑफर नहीं होती है और तब वापस से आप कह रहे हो कि सर नाराज मत हो, आप 1 लाख में ही दे दो, तो आप जब ऑफर ही नहीं है बेटा, जब ऑफर ही खत्म हो चुका है और उस कंडीशन में अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो क्या आपका वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा बेटा। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। आया बात समझ में? तो यहां पर when the offeree modifies the terms of the original offer and create a new offer, this is called counter। बेटा जितने एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा और आपको कुछ नहीं करना है, मेरी लेक्चर को ध्यान से समझेंगे और आपको एक एक चीज हो जाएगा। मल्टीपल टाइम्स देखिए ना बेटा, किसने रोका है आपको? एग्जाम्पल को समझते हैं। आइए, इज ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर 50 लाख, बी रिप्लाई कर रहा है टू बाई फॉर 45 लाख। बेटा जी काम खत्म हो गया यहाँ पर, बात समझ रहे हैं? ए ने ऑफर दिया 50 लाख का, बी ने कहा 45 लाख में दे दो। जैसे ही ओरिजिनल ऑफर के साथ आप एक कंडीशन लगा देते हो, इसकी ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। आइए बेटा अब हम बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर। बेटा टेंडर वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट आप जानते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑफर। एक पीरियड के लिए वो होल्ड रहता है, कंटिन्यूअस ऑफर होता है। आइए देखते हैं। एन ऑफर टू डेट रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसकी एक्सेप्टेंस ओपन होती है बेटा, हम उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का दूसरा नाम ओपन ऑफर है और इसको कंटिन्यूअस ऑफर भी बोलते हो। आइए एग्जांपल, अ गवर्नमेंट टेंडर्स इनवाइटिंग बिड्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर एयर। बेटा एक सरकार जो है यहाँ पर इन्वाइट कर रही है बिड्स को कि सप्लाई कर सको गुड्स ओवर द एयर। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूअस ऑफर। आइए बेटा हम लोग बात करेंगे इनविटेशन टू ऑफर। बेटा जी इनविटेशन टू ऑफर को हम समझते हैं बेहतर तरीके से। आप जब मार्केट में जाते हो, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल, जो सामान बाहर फैला करके रखा हुआ होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड एन इनविटेशन टू ऑफर। आपने कॉलेज के लिए जब देखो बात को समझो, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब मार्केट में कॉलेज के बारे में क्या एडवर्टाइजमेंट चल रहा था और आपने ऑफर दिया, आपने एडमिशन के लिए, और वहां पर आपने ऑफर दिया। इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है, और जब वहां पर आपने ऑफर दिया और सामने से क्या हुआ बेटा, एक्सेप्टेंस की जगह पर आपको रिजेक्शन हुआ। भाई कॉलेज को जब सेटिस्फैक्शन लगेगा तभी तो आपको एडमिशन देंगे। तो यहां पर क्या होता है, जब मार्केट में कोई चीज फैला रखा, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल, जो सामान बेच रहा है फैला करके रखा हुआ है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर कहता है कि आओ और मुझे आप इन्वाइट करो, ऑफर दो। जब ऑफर आप दोगे तो इनविटेशन टू ऑफर प्रीसीड ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर जो है ना, ऑफर से पहले आता है। इनविटेशन टू ऑफर ये कहता है कि मुझे इनवाइट करो, मुझे ऑफर दो, और उसके बाद सामने से हम चाहे हम उसको एक्सेप्टेंस देंगे चाहे हम रिजेक्शन देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो आपने कोई सामान उठाया, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर। आप लेकर के गए मान लीजिए शॉपकीपर के पास, और वहां पर उन्होंने मान लीजिए देने से मना कर दिया। दिस इज क्योंकि आपने ऑफर दिया, रखा हुआ सामान है, इनविटेशन टू ऑफर, सामान को उठा करके वहां पर पेमेंट तक ले गए, दिस इज एन ऑफर। भाई ऑफर आपने दिया है, कोई जरूरी है सामने वाले आपको एक्सेप्टेंस दे? रिजेक्शन भी मिल सकती है।
समझ गए बात को? तो यहाँ पर अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो कोई जरूरी है कि आपको मतलब एक्सेप्टेंस दे? नहीं भी दे सकते हैं, उनको नहीं पसंद आया तो नहीं देंगे, तो इस कंडीशन में आप बाउंड नहीं कर सकते हैं बेटा। आई बात समझ में? तो पहले इन्विटेशन टू ऑफर आता है, फिर ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है। आइए यहाँ पर समझते हैं। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्शन or a statement by the persons or indicating their willingness to receive offers or negotiate terms, बेटा जी, बट नॉट एक्सप्रेसिंग डायरेक्ट इंटेंट टू द लीगली बाउंड। बेटा जी यहाँ पर क्या होता है? इट इज नॉट अ प्रपोजल बट रेदर इन्विटेशन टू ऑफर मेक्स द प्रपोजल्स। द इन्विटेशन टू ऑफर जो है पहले आता है ऑफर से। किसी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बट रहा था बेटा, दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। वो इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है, वो कह रहा है कि आओ हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आओ। बेटा जी आप इनविटेशन टू ऑफर उन्होंने करा, आप उनके प्रोस्पेक्टस को आपने पढ़ा, आपको कॉलेज के सब कुछ अच्छा लगा, आपने गए ऑफर दिए, एडमिशन के लिए आपने अप्लाई करा, सामने से रिजेक्शन भी तो हो सकती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बेटा बात करते हैं ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो बेटा ऑफर की बात करें, पर्पज क्या होता है? क्रिएट्स अ लीगल रिलेशन अपन एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही बात है। यहां पर इनविटेशन टू ऑफर की बात करें, इनवाइट नेगोशिएशंस और प्रपोजल फॉर अदर्स इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। आउटकम्स की बात करें, रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एक्सेप्टेड। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब इसको एक्सेप्ट करोगे। लीड्स टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इसलिए दिया गया है ताकि आप ऑफर दे सको। और मेड्स नेगोशिएशंस, एग्जांपल्स की बात करें, ए ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू बी फॉर 50,000 इज एन ऑफर। बट यहां पर अ शॉप डिस्प्ले ऑफ गुड्स विथ द प्राइस टैग्स, प्राइस के टैग्स के साथ लगा रखा है, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन टू ऑफर। जब आप जाते हैं मॉल वगैरह में, वहां पर टैग लगा होता है बेटा, ये सारे के सारे इनविटेशन टू ऑफर। वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है कि हमें ऑफर दो, और वहां से जब सामान लेते हो, कैशियर के पास जाते हो, एक्सेप्टेंस देता है, तब जाकर के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बनती है बेटा। आइए बेटा, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्सेप्टेंस के बारे में समझेंगे। तो एक ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस देते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है बेटा असेंट, स्वीकृति देना, एक्सेप्टेंस देना। समझ के बाद एक्नॉलेज करना, इट इज सेड टू एक्सेप्टेंस। यानी ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर 50,000, बी एग्री टू बाई फॉर कार डेट फॉर दैट प्राइस, बी एग्रीमेंट फॉर द टर्म्स एंड ऑफर इन द एक्सेप्टेंस। यानी ए ने कहा कि मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये में, 5 लाख रुपए में, और बी ने उसको कंसेंट दे दिया कि हाँ मुझे मंजूर है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो गया बेटा। आइए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। बेटा जी एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या रूल्स होता है, उसको पूरा करना होता है बेटा जी। यहाँ पर एक्सेप्टेंस जो होना चाहिए कैसा? एब्सोल्यूट होना चाहिए, बिना कोई कंडीशन का होना चाहिए। कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मेड इन द प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, विद इन रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी ओनली। ये भाई ऑफर हम किसको दे रहे हैं? ऑफरी की कंसेंट जानने के लिए ना बेटा। तो उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस शुड बी इम्प्लाइड। ये कैसा होना चाहिए बेटा? इम्प्लाइड होना चाहिए। तो सारे के सारे लीगल रूल्स है एक्सेप्टेंस का बेटा। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के मुझे लीगल रूल्स के बारे में बताओ। तो आप ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए बेटा, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। उसके बाद विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए, मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी ओनली। भाई ऑफरी से आप कंसेंट जानना चाह रहे हो ना। उसके बाद अगर नॉलेज ऑफ ऑफर की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस शुड भी कैसा होना चाहिए बेटा? इम्प्लाइड होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, इन सभी बात को हम एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, यानी देखते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर होना चाहिए विदाउट एडिंग एनी कंडीशंस। कंडीशंस आर एडेड बिकम्स काउंटर ऑफर। बेटा जी अभी काउंटर ऑफर के बारे में बताया था कि जब कंडीशंस लगाओगे तो यहाँ पर आपका जो ऑफर बनेगा वो काउंटर ऑफर बनता है। तो यहाँ पर आपका एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे ए ऑफर टू सेल कार टू 5 लाख एंड बी एग्रीज विदाउट एनी चेंज। बेटा जी यहाँ पर ए ने बी को कहा कि मैं अपना कार 5 लाख में बेचना चाहता हूँ, बी ने बिना कुछ करा, बिना कोई चेंज किए उसने एक्सेप्टेंस दे दिया बेटा, तो ये बन जाता है वैलिड। अगर बी ने आस्क करा डिस्काउंट, उसने कहा कि मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, तो बेटा जी ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा एक कंडीशन दिया गया है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए आगे बात करेंगे। तो आपका एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशंस इसमें जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, एक्सेप्टेंस किसको कम्युनिकेट करना चाहिए बेटा, ऑफरर को। द एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रॉपर्ली कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम मेड द ऑफर। बेटा जी जिसके लिए ऑफर आपने बनाया उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। साइलेंस और एन अनकम्युनिकेटेड डिसीजन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस। भैया चुप रहना, आपने किसी को ऑफर दिया और आपने कहा कि देखो अगर 2 दिन के अंदर तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा एक्सेप्टेंस है। बेटा ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या पता उसको वो लेटर मिला ही नहीं और आप मान करके बैठे हो कि हाँ रेडी है वो, ऐसा नहीं होता है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ध्यान रखना। यहां पर एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ बी एक्सेप्ट्स एज ऑफर बट डज नॉट इन्फॉर्म ए, इट इज नॉट अ वैलिड अंटिल ए मेड अवेयर ऑफ इट। भाई साहब मैंने आपको ऑफर दिया लेकिन आपके नॉलेज में नहीं आया, मैं गेट के इस तरफ से कुछ बात कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके नॉलेज में नहीं आ रहा, मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बेटा मेड इन विद अ प्रिस्क्राइब्ड मोड। इफ द ऑफर प्रिस्क्राइब्ड इज अ पर्टिकुलर मोड ऑफ द एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जांपल ईमेल के थ्रू अगर हमने आपको ऑफर दिया है तो एक्सेप्टेंस भी उसी के थ्रू, लेटर के थ्रू दिया है तो लेटर के थ्रू आएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दैट द मोड। इफ नो मोड इज स्पेसिफाइड बाय रीजनेबल मोड एक्सेप्टेंस। अगर यहां पर बता दिया है कि आपको एक्सेप्टेंस कैसे देना है, मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू, तो आपकी एक्सेप्टेंस वैसे ही होगा। अगर नहीं बता रखा है तो बेटा रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ले लेंगे तो हो जाएगा। A request to be sent acceptance by the email, but B sends it by the post. It can be reject if mode is not followed. बेटा जी ए ने कहा कि मेल हमें करना है, ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस दो, और बी ने क्या कर दिया, पोस्ट के थ्रू कर दिया बेटा, तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा उसका एक्सेप्टेंस। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम बात करते हैं विद इन रीजनेबल टाइम। टाइम का होना इंपॉर्टेंस है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑफर। जो ऑफर में टाइम बताया गया उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये होना चाहिए। इफ नो टाइम इज मेंशन्ड विद इन द रीजनेबल पीरियड होना चाहिए। डिलीड एक्सेप्टेंस मेक्स ऑफर इनवैलिड। अगर ऑफर में आप एक्सेप्टेंस में डिले करोगे, लेट करोगे, तो यहां पर आपका एक्सेप्टेंस इनवैलिड कहलाएगा बेटा। एग्जांपल की बात करें, इफ ए ऑफर्स टू सेल गुड्स टू बी एंड स्पेसिफाइज द ऑफर इज अ वैलिड फॉर 2 days, एक्सेप्टेंस ऑन थर्ड डे नॉट वैलिड। बेटा 2 दिन के लिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस दिया गया है, 2 दिन का टाइम दिया गया है, तो 2 दिन के अंदर ही आपको जवाब देना पड़ेगा। तीसरे दिन देंगे तो आपका ये रिजेक्ट हो जाए। क्लियर है पॉइंट्स? मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी ओनली। बेटा जी यहाँ पर एक्सेप्टेंस अगर हम ऑफर दे रहे हैं तो हम ऑफरी से ही तो जानना चाहेंगे उसकी एक्नॉलेजमेंट के बारे में। ओनली द पर्सन टू होम ऑफर इज मेड कैन एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस बाय ओनली एनी पर्सन, एक्सेप्टेंस बाय अदर पर्सन इज नॉट वैलिड। अदर पर्सन के थ्रू अगर एक्सेप्टेंस मिल रही है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। हमें तो भैया ऑफरी का ही एक्सेप्टेंस चाहिए। ए ऑफर टू सेल गुड्स टू बी ओनली बी एक्सेप्टेंस नॉट सी और डी। बेटा जी मैंने कहा कि मैं ऑफर दे रहा हूं बी को, तो बी ही तो एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आप अगर ऑफर आपको दे रहा हूं तो आप ही उसको स्वीकृति देंगे। किसी और के थ्रू अगर होगा तो मान्य नहीं होगा, यानी वैलिड नहीं माना जाएगा बेटा। उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑफर, नॉलेज ऑफ ऑफर का नॉलेज होना चाहिए। एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी वैलिड इफ द ऑफरी इज अवेयर ऑफ द ऑफर। ऑफरी को पता होना चाहिए बेटा कि ऑफर हमारे लिए बनाया गया है। इफ समवन एक्सेप्ट विदाउट नोइंग अबाउट द ऑफर इट इज नॉट वैलिड। बेटा कोई और करेगा अगर बिना नॉलेज में हुए अगर वो एक्सेप्टेंस देते हैं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल को आइए देखते हैं। इफ ए अनाउंस अ रिवार्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट आइटम एंड बी रिटर्न इफ इट विदाउट नोइंग अबाउट, बिना आप जाने आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा बेटा तो बी को ये क्लेम नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए तभी आपको ये मिलेगा। एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बेटा जी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, वर्बली और राइटिंग में भी कर सकते हो। इम्प्लाइड थ्रू एक्शन के थ्रू कर सकते हो, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने कंडक्ट के थ्रू आप बता सकते हो। यहां पर हाउएवर इट इज मस्ट अंडरस्टैंड एंड क्लियर होना चाहिए। इफ बी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड बाय ए इट इज एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इफ द बी स्टार्ट वर्किंग ऑन टास्क ऑफर एज ऑफर इट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहलाता है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बेटा जी ऑफर को, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने ऑफर दिया और आपके पास से एक्सेप्टेंस आने से पहले ही मैंने सोचा कि अरे काम करते हैं हम ऑफर को वापस ले लेते हैं, रिवोक कर लेते हैं। हमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, रिवोकेशन चाहिए, हमें मना करना है। आइए तो यहां पर क्या मतलब होता है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर रेफर्स टू विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ ऑफर।
बेटा मैंने यही बात बोला कि जब आप ऑफर सामने वाले को देते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने बेकार ऑफर दे दिया, छोड़ो एक काम करते वापस ले लेते हैं, तो यानी आप अपने ऑफर को विड्रॉ करना चाहते हो, कैंसिलेशन करना चाहते हो, तो आप रिवोकेशन कर सकते हो। मेड बाय द ऑफर बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर। बेटा जी मैंने ऑफर दिया और आपके सामने आप तक पहुंच गया मेरा ऑफर और आपने एक्सेप्टेंस दे दिया और बाद में मैंने रिवोकेशन का भेजा, तो वैलिड नहीं होगा, रिवोकेशन नहीं जीतेगा, यहां पर एक्सेप्टेंस जीतेगा क्योंकि एक्सेप्टेंस मिल चुका है। अगर एक्सेप्टेंस से पहले मेरा रिवोकेशन का लेटर चला जाएगा कि नहीं मुझे एक्सेप्टेंस नहीं लेना है, तो यहां पर हमारा रिवोकेशन वैलिड रहेगा। तो सिंपल वर्ड में समझेंगे कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब होता है विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर मेड बाय द ऑफरर बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। आइए बेटा कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें। ऑफर्स ऑफरर्स राइट टू रिवोकेशंस, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशंस एंड टाइम फैक्टर्स। आइए तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे द ऑफरर हैज राइट टू रिवोक ऑफर एनी टाइम बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड। ऑफर का एक्सेप्टेंस होने से पहले किसी भी टाइम एक ऑफरर उसको रिवोक कर सकता है बेटा। वंस ऑफरी एक्सेप्ट, एक बार अगर ऑफरी ने ऑफर का एक्सेप्टेंस दे दिया उसके बाद भैया कुछ नहीं कर सकते हैं, रिवोकेशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं होगा बेटा। इसी बात को समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की बात करें, द रिवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? ऑफरी को, तभी ये वैलिड होगा बेटा। इफ द ऑफरी हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड ऑफर, रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल, उस कंडीशन में नहीं होगा। उसके बाद टाइम फैक्टर देखते हैं। द ऑफर कैन बी रिवोक्ड विद इन रीजनेबल टाइम इफ द देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट। जब यहां पर टाइम लिमिट सेट नहीं है तो यहां पर कर सकते हैं बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। उसके बाद मोड्स ऑफ रिवोकेशन, क्या क्या मोड्स ऑफ रिवोकेशन को हमें फॉलो करना होगा? तो नोटिस भाई आप रिवोकेशन दे देंगे कि भाई हम रिवोकेशन का नोटिस दे रहे हैं, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया तो रिवोकेशन हो सकती है, ये मोड्स है। उसके बाद फेलियर टू, कंडीशन प्रेसिडेंट, आप परफॉर्म करने से फेल कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, काउंटर ऑफर की वजह से आपका ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है बेटा। आई बात समझ में? तो सारे के सारे दीज आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन, नोटिस ऑफ रिवोकेशन, उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर टू, फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट और काउंटर ऑफर की वजह से आपका ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। आइए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं, इन सभी चीजों पे चर्चा करते हैं। नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? द ऑफरर मस्ट डायरेक्टली, द ऑफरर मस्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट द रिवोकेशन टू द ऑफरी। A mere intention to revoke any time in direct statement does not count a valid revocation। यानी द ऑफरर मस्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द रिवोकेशन ऑफ द ऑफर। ऑफरर जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करे ऑफरी को। अ मियर इंटेंशन टू रिवोक और एनी टाइम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं बेटा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। A writes a letter to B saying his is revoking the offer to sell his the car, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया बेटा। द ऑफर इज मेड विद द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट दिया हुआ है, दैट द टाइम इज एक्सपायर, ऑफर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा बेटा। टाइम खत्म, काम खत्म। एंड रिवोक्ड इफ नो टाइम लिमिट मेंशन, अगर टाइम लिमिट अगर मेंशन नहीं है तो लैप्स, इट लैप्स ऑफर एट अ रीजनेबल पीरियड। क्लियर? क्लियर है पॉइंट्स? ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी 5 लाख रुपए विद डेडलाइन ऑफ 1 वीक का टाइम दिया बेटा। 1 वीक के बाद ऑटोमेटिक ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आफ्टर 1 वीक ऑफर लैप्स एंड इज रिवोक्ड ऑटोमेटिकली। बिल्कुल क्लियर है बेटा। चलिए उसके बाद अगर बात करें फेलियर थ्रू कंडीशंस प्रेसिडेंट की बात करें तो यहां पर क्या होता है बेटा? इफ एन ऑफर इज मेड सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस कॉल्ड कंडीशंस प्रेसिडेंट एंड दोज कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, ऑफर इज रिवोक्ड। उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? ऑफर को वापस कर लिया जाता है जब आप परफॉर्म करने योग्य नहीं होती हो। Example, A offer to sell car, A offer to sell a car to B only if the B gets loan from the bank. If the bank fails to get the loan, अगर बैंक लोन नहीं देगा तो ऑफर रिवोक्ड हो जाएगा बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स था बेटा। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? काउंटर ऑफर की बात अगर करें तो अ काउंटर ऑफर मेड बाय द ऑफरी इज कंसीडर्ड एज अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है। ए ने ऑफर करा कि मैं 5 लाख में अपना कार बेचना चाहता हूँ, काउंटर बाय द ऑफरी ने कहा 4,50,000 में दे दो बेटा, यहाँ पर आपका ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। क्लियर है पॉइंट्स? तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या करा एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो ऑफर के बारे में हमने समझा, वहां पर 1 पर्सन और अनदर पर्सन को सिग्निफाइज करता है, अदर विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट
इज कॉल्ड ऑफर कहलाता है। फिर हमने काइंड्स ऑफ ऑफर की बात करें, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर, इन सभी के बारे में चर्चा करा। फिर मैंने बताया इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। एन इन्विटेशन टू इंडिकेशन ऑफ readiness and negotiate not and not an offer itself. Example, display of goods in a shop window. ये बेटा इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में कहा कि व्हेन ऑफरी सिग्निफाइज, वो आप ऑफरी जो है एक्सेप्टेंस दे देते हैं। उसके बाद लीगल रूल्स वैलिड एक्सेप्टेंस के बारे में एक्सप्रेस ऑफर होना चाहिए, इंप्लाइड होना चाहिए, स्पेसिफिक, जनरल, क्रॉस एंड काउंटर एंड स्टैंडिंग ऑफर के बारे में डिस्कस करा। फिर हमने रिवोकेशन के बारे में बताया कि रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, ऑफर को विड्रॉ करते हुए, कैंसिल करते हुए एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टर एक्सेप्टेंस और अक्रूड। मोड ऑफ रिवोकेशन की बात करें, जहां पर नोटिस ऑफ रिवोकेशन, लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर फॉर कंडीशंस प्रेसिडेंट और काउंटर ऑफर के बारे में हमने चर्चा करा बेटा। तो इस तरह से मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो भी पोर्शन था मैंने कराया बेटा। बाकी जो भी चीज रिमेनिंग पोर्शन है बेटा, एक एक पॉइंट्स को मैंने प्रॉमिस करा हुआ है कि सभी चीज को मैं आपको कराने वाला हूं। तो प्लीज आप लोगों को अगर ये पीपीटी चाहिए बेटा, तो मेरे टेलीग्राम का चैनल को डिस्क्रिप्शन के नीचे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, आप वहां से आप लेकर के पीपीटी वहां से एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से भी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।